नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, हम कर रहे थे हमारे सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किया गया बेसिक का सैंपल पेपर और अभी तक हमने उसके 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कर लिया था। आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके हिसाब से मैं सेक्शन 4 भी लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बड़े क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे कि इस तरह के बड़े क्वेश्चन में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब देखो, ये पहला क्वेश्चन आया आपके पास। अब ये है सेक्शन डी। सेक्शन डी की अच्छी बात यह है कि इसका हर क्वेश्चन आपको 5 नंबर देके जाएगा। कितना नंबर? 5 नंबर। अब जब 5 नंबर देगा तो आपको ये बात भी समझनी होगी कि क्वेश्चन छोटा तो नहीं होगा। यहां पर आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, 32, 33, 34, 35। 4 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। मेजर पार्ट ये खेलेगा ना आपके साथ। अब देखो, न्यू टाइप के 20 क्वेश्चन 20 नंबर देते हैं पर टाइम कम कंज्यूम करवाते हैं। ये क्वेश्चन टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा और 20 नंबर देगा। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट दोनों सेक्शन है, सेक्शन ए भी और सेक्शन डी भी। बट हमें कहां कितना टाइम देना है इस पर डिपेंड करता है। सेक्शन ए हमारा 20 मिनट का सेक्शन होता है, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लेते हैं। ये वो सेक्शन है जिसमें यदि हमारा 1 घंटा भी लग रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी हर छोटी छोटी डिटेलिंग से हमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन डी का जो ये क्वेश्चन है पहला, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore to Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the 2 trains. तो एक तो 2 ट्रेन की बात हो गई। जैसे मैंने लास्ट की लाइन पढ़ी, मुझे 2 ट्रेन्स की बात पता लगी, इसका मतलब 2 वेरिएबल्स की बात है। तो इसका मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया लीनियर पेयर का इन 2 वेरिएबल्स। नीचे लाते हैं, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर देन टू गो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब ये केस भी हो गया है आपका लीनियर पेयर का। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल, ये लीनियर पेयर का क्वेश्चन है, पर ये किसी स्टेप पर क्वाड्रेटिक में भी जा सकता है। 2 पॉइंट तो ये हो गए। अब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक में भी इसलिए जा सकता है क्योंकि हमें एक चीज के बारे में पूछा गया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी के बहाव की स्पीड आपसे पूछी गई है। तो अब ये क्वेश्चन है तो लीनियर पेयर का। इस तरह का क्वेश्चन आपके लीनियर पेयर में आता है क्योंकि इसमें जो 2 वर्ड्स यूज करेंगे ना, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये यदि आपको याद हो तो प्रीवियस ईयर्स की जिनके पास किताबें हो, पुरानी किताबें मैथ्स की, 3.6 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली आपके लीनियर पेयर का क्वेश्चन है। बट क्योंकि उसने एक डिटेल आपको दे दी है कि आपकी जो बोट की स्पीड है वो 18 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक वेरिएबल तो आपको उसने आपको दे दिया है। तो इस हिसाब से हमें सोच लेना है कि या तो ये लीनियर पेयर के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा या फिर कहां तक चला जाएगा, क्वाड्रेटिक तक चला जाएगा। ठीक है, चलो तो अब एक एक करके अपन इन क्वेश्चंस को करके और देखते हैं कि कैसे करना है। तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। An express train take 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore। अब इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि डिस्टेंस जो है हमारी वो है हमारी 132 किलोमीटर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की जो है हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, जबकि यदि हम स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन माने तो वो हमारी y किलोमीटर पर आवर हो जाती है। क्लियर? ओके, ये सारी बेसिक डिटेल्स हमें पता लग गई। अब वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में, और एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस y जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो ये है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो उसकी स्पीड में से इसका देखें तो 11 किलोमीटर पर आवर का गैप आ रहा है। तो एक तो हमारी इक्वेशन ये बन गई, डायरेक्ट बन गई। अगेन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां हमारा जो लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बोला था, सेक्शन सी में भी एक स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था वो मत करना, यही करना था ना, उसमें याद हो तो वैसे ही यहां पर जब बात आएगी तो अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि हमें डिस्टेंस स्पीड का कॉन्सेप्ट याद कर ले। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड और इससे निकल के आता है टाइम। तो यही हमारा क्वेश्चन की वो बना देगा इक्वेशन। अब ये कैसे बनेगा वो ध्यान से सुनो। डिस्टेंस हमारे पास है 132
और स्पीड हमारे पास दो है, x भी है और एक बार हमारे पास 132 और y भी है। और इन दोनों को यदि माइनस किया जाए तो 1 आवर का गैप आता है, वो लिखा हुआ ना, ध्यान से पढ़ो। क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, एक घंटा कम लेती है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये इक्वेशन सही बनेगी या थोड़ा सा चेंज आएगा? बस यदि आपने ये वाली चीज सही कर दी तो आपका सवाल हो जाएगा, और यदि आपने ये चीज गलत करी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। समझते हो रीजन? जब आप ऐसा करोगे तो ध्यान से देखो, आप कह रहे हो कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है, मतलब 132 को 2 से डिवाइड करना है मान लो, और यहां पर पैसेंजर ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड मान लो इसकी 2 है और इसकी 3 है। तो इस हिसाब से जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ना, ये कम आएगी और ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगी। तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो 1 आएगा कि -1 आएगा? माइनस में आएगा। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन में वैल्यूज रखी हैं उसमें दो छोटी छोटी मिस्टेक्स करी हैं कि हमें क्या करना है, 132 डिवाइड बाय y पहले होगा, जिसकी स्लो ट्रेन की स्पीड वाली स्पीड से हमें बाद पहले डिवाइड करना है, और फास्ट वाली से बाद में डिवाइड करना है, तब हमारी इक्वेशन सही बनेगी। और इस हिसाब से हम देखें तो अब हमारा सवाल सही सही जा रहा है। अब ये कहां पर लीनियर पेयर पे देख रहे हो, तो लीनियर पेयर पे, नहीं तो ये कहां चला जाएगा, क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। क्या करोगे, अब इसमें देखो y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x, यहां से डाल दो सॉल्व करके, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी x माइनस 11। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 11। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां पर आपने डाली 132 अपॉन x माइनस 11 माइनस 132 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे कर सकते हैं, और अब आप देखेंगे कि ये सवाल कैसे जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम आएगा, इधर 1 ही रहेगा, इधर एलसीएम आएगा x माइनस 11 इंटू एक्स। एलसीएम लेने पर यहाँ बनेगा 132x माइनस 132 ब्रैकेट में x माइनस 11। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ऊपर देखो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 132x माइनस 132x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दीजिए, कितना आएगा, 2541 इज इक्वल्स टू 1, और नीचे की तरफ इस साइड जो चल रहा होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x। सिंप्लीफाई करने जैसे आप इसको जाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1452 विच इज इक्वल्स टू, ये पूरा पार्ट इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x। तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये उधर जाएगा तो माइनस 1452। जब आप ऐसा करेंगे तो इसके बाद यदि हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत क्लियर विजन होना चाहिए कि 1452 कैसे फैक्टर जिससे 11 है, और जो बेसिक मेथड मैं आपको सिखाता हूं वो बहुत लेंदी हो जाएगा बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें दिमाग नहीं चलाना है। हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 को एबीसी पहचान लेंगे। हमारे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 11 और सी की वैल्यू है माइनस 1452। बी की वैल्यू भी हमने माइनस में दी है। अब हम यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे ये उसका सवाल है, तो है तो लीनियर पेयर का ही, पर ध्यान से देखो इन सवालों में जिस तरह से चल रहा है तो ये क्वाड्रेटिक पे पहुंच गया, और पहुंच सकता है लीनियर पेयर, और अक्सर टाइम सवाल लीनियर पेयर में सॉल्व हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कहां चले जाएंगे, क्वाड्रेटिक में भी जा सकते हैं हम। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यदि आप देखें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की डायरेक्ट वैल्यू बताता है हमें कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस हिसाब से यदि मैं वैल्यू डालूं तो माइनस ऑफ माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू माइनस 1452 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। सॉल्व करने जाओगे तो प्लस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0, 2 कैरी, 4 चौक 16, 18, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको इधर सॉल्व करने जाओगे तो आप देखोगे कि अब ये क्या हो गया, 11x इज इक्वल्स टू प्लस 11 प्लस माइनस अंडर रूट, ऐड कर दो 8 और 1 9,
0 2 2 8 और 1 9 5 5929। अब आपको पता होना चाहिए कि 5929 किसका स्क्वायर रूट है। यदि आप इतना कर लेते हो तो आपका सवाल आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब 5929 किसका स्क्वायर होता है, यदि आपको दिमाग चलाना है, क्योंकि नॉर्मली इस केस में परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये बात तो कंफर्म है। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में 9 किस किस के एंड में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और एक 7 के स्क्वायर में 9 आता है, और ये जो स्क्वायर है ये 20 से अबव है और 30 के 30 40 50 60 60 70 80, ये 80 के स्क्वायर के अराउंड पहुंच रहा है। तो आप एक बार को इसमें 77 का स्क्वायर ट्राई करना। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 7 जा 49, 53, 5 3 9। जब आप करोगे तो 9 2 9 5 आ गया, 5929। तो ये आ गया किसका स्क्वायर, 77 का। तो अब आप देख लो आपने कैसे करा, बहुत सिंपली करना है, कुछ ज्यादा खास है नहीं, छोटी मोटी ट्रिक्स है बच्चों, छोटी मोटी ट्रिक्स तो आपको आनी चाहिए। अपॉन में 2 है तो इस तरह से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, +11 प्लस माइनस 77 अपॉन 2। माइनस वाला केस तो आप वैसे हटा दोगे तो प्लस की वैल्यू ले लो, +11 प्लस 77 बाय 2 विच मीन्स 88 बाय 2 विच मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो x थी, जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड थी वो थी 44 किलोमीटर पर आवर। इस हिसाब से इसको लग जाएंगे 3 आवर्स और इसको लग जाते हैं अब 4 घंटे। तो इस हिसाब से यदि हम y डायरेक्ट निकालना चाहें तो y जो है हमारा, y यहां से आ जाएगा x माइनस 11 विच मीन्स 33 किलोमीटर पर आवर। खत्म हो गया सवाल, देख लो। 33 के हिसाब से 132 को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, अराउंड 4 आवर्स। तो इस हिसाब से एक्सप्रेस ट्रेन 3 घंटे में ट्रैवल कर देती है 132 को, और आपकी पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे में ट्रैवल कर देती है, और हमारी सारी चीजें सेट बैठ गई। इस पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने मत जाना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ये आपको समझ लेना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम तब करते हैं जब हमारा सी की वैल्यू, ए बी सी इन सब की वैल्यू छोटी रहे। बड़ी है तो फिर ये तो हमारे पास पहले से पता होना चाहिए हमें, जो अब नहीं पता होगा तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देख लो 77 और कुछ ऐसे फैक्टर बन रहे हैं जो हम तो नहीं सोच सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम वो चले जाते हैं उस मेथड पे जो कि इजी होता है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल करना है, आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये दूसरा क्वेश्चन आता है। अब देखो एक बात और ध्यान रखो, इस क्वेश्चन ने हमें ऑप्शन दिया है। आपको जरूरी नहीं है कि हर उस चैप्टर में जिसको आपको क्वेश्चन नहीं आता उसका ऑप्शन भी मिले। हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में नहीं होता, इस वाले क्वेश्चन में होता ऑप्शन। तो अब इन सारी चीजों में आपको ये ध्यान रखना है कि कहां आपको ऑप्शन मिल रहा है और कहां ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जरूरी नहीं यहां मिले, इसलिए जो चैप्टर आप करके जा रहे हो वो पूरा अच्छे से करो, उसमें चीजें मत छोड़ा करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यदि इसमें जैसे बीपीटी वाला क्वेश्चन आ गया, ये जो लाइन स्टेटमेंट दे रखा है ये बीपीटी का है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो पैरेलल साइड यदि बोलता है तो वो बोल रहा है कि इस हिसाब से आपको अदर 2 साइड्स को भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर जो कट करता है तो ये बताना है कि वो डिवाइड करता है सेम रेशियो में। तो मतलब आपको ये प्रूफ करना है, सेम बात है, बस ये वैल्यू नहीं दे रखी है। आपको प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा, ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है एज इट इज, वही AE अपॉन EC का होगा। ये कब की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जब आप बीपीटी प्रूफ करते हो, मतलब आपने किसी ट्राइंगल की एक साइड से एक दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची है तो तीसरी साइड को भी वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, रेशियो वाइज। तो मतलब ये रेशियो है 2:3, तो ये भी 2:3 में डिवाइड होगी जब ये इस पॉइंट से दूसरी किसी साइड के पैरेलल निकल रही होगी। इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, इस पॉइंट से ऐसे इसके पैरेलल है तो ये 2:3 है, तो ये भी 2:3 होगा। समझ गए, रेशियो की बात कर रहे हो। बस ये बात है कि जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हो वो किसी एक साइड के पैरेलल निकलनी चाहिए लाइन, तो दूसरी जो अनदर थर्ड साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो अब ये बीपीटी है, बीपीटी में आपके लिए अलग से प्रूफ करूंगा, यहां पर नहीं कर रहा हूं। ये बीपीटी है, इसके साथ साथ मैं आपको कन्वर्स बीपीटी भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो कैसे करनी है। तो कन्वर्स बीपीटी और बीपीटी हम दोनों एक साथ करेंगे। ये एक बार हमारा सैंपल पेपर खत्म हो जाए, हमारा बीच में कोर्स रुक गया था, तो वो बीपीटी वाला पार्ट हम वहां करवा देंगे आपको। ठीक है, अब इसका यदि हम देखें तो इस हिसाब से हमें पता है कि यहाँ पर यदि बीपीटी लगी हुई है तो रेशियो सेम आता है। इस हिसाब से आपको क्या लिखना है, यूजिंग बीपीटी इन ट्राइंगल ABC
एबीसी ट्राइंगल में यदि आप बीपीटी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ईडी, इसमें लिखना पड़ेगा, आप बीपीटी का यूज कर रहे हो क्योंकि जो डीई है वो पैरेलल दी हुई है बीसी के, सो एडी अपॉन डीबी का जो रेशो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू द रेशो ऑफ एई अपॉन ईसी। अब वैल्यू डाल दो सिर्फ चुपचाप से, एडी की वैल्यू उसने आपको कितनी दी है 2, डीबी की वैल्यू 6, एई की वैल्यू 3, तो ईसी की वैल्यू आपने x मान ली, सिंप्लीफाई करके दो तो 18/2 विच इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू आ गई 9। और देख लो यदि ये 3 है और ये 9 है तो रेशो आ गया 1:3, ये 2 और 6 है तो 1:3। इसका मतलब वैल्यू सेम नहीं होती पर रेशो सेम होता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रख लेना कि इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर जरूर लगा देना, यहाँ 9 लिख के छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कट जाएगा आधा। टीचर के पास मार्क्स काटने की बहुत जगह होती है और उसको यदि आपने मार्क्स काटने की जगह दे दी तो बहुत जल्दी जल्दी अब आपके मार्क्स काट देगा। तो ध्यान रखना कि मार्क्स ना कटे, इसके लिए हर क्वेश्चन, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम जब भी आएंगी तो वहां कहीं ना कहीं चीजों की यूनिट दे रखी होगी, तो यूनिट कटा दी आपने, यदि हटा दी तो फिर आपके आधा आधा नंबर कट जाएगा, भले वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 3 का, चाहे 5 का, चाहे 4 का। तो हर क्वेश्चन में एक यूनिट की बहुत अच्छी वैल्यू होती है, तो उसके लिए मार्क्स होते हैं, तो उस हिसाब से उसकी यूनिट जरूर रख देना। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो वीपीटी वाला था। अब ये क्वेश्चन आता है आपका किसका था, सरफेस एरिया वॉल्यूम का। किसका आया, सरफेस एरिया वॉल्यूम। अब ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम करा था, तब हमने आपको फॉर्मूले सारे समझाए थे, तो आपको भी सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन। A pan stands made of wood is in the form of is in the shape of a cuboid with 4 conical depression। यदि देखा जाए तो ये ऐसा कह रहा है कि आपका ये डब्बा है चौकोर, जिसपे बच्चे क्रिकेट खेलते वक्त लगाते हैं स्टंप्स, और ऐसे 4 कॉनिकल इसमें डिप्रेशंस है टू होल्ड द पेन्स। अब ये पेन होल्ड करने का, स्टंप्स भी आप सोच सकते हो। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स आर 15/10, मतलब ये 15 है और ये 10 है। पेन होल्डर है इसलिए बात अलग है। ठीक है, द डिप्रेशन ऑफ द क्यूबॉइडल्स आर दिस डायमेंशंस बाय दिस। अच्छा, ये बाय दिस में 3 चीजें दे रखी है। 3.5 इसलिए क्योंकि ये 3D शेप है, तो यहां पर इसकी गहराई भी होगी, तो ये 3.5 है। क्लियर? तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अच्छा, ये हमेशा ऑर्डर में होती है, लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं 9th में कि सर हमें कैसे पता लगा कि इन तीनों में से लेंथ, ब्रेथ और हाइट कौन सी? तो याद रखना ये ऑर्डर में होती है। पहली वाली को लेंथ बोला जाता है, दूसरी वाली को ब्रेथ और तीसरी वाली को हाइट। चलो, द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन, इसकी जो रेडियस है उसकी 0.5 है, एंड द डेप्थ ऑफ इज 1.4, इसकी जो गहराई है वो 1.4 है, मतलब पूरा 3.5 मीटर 3.5 सेंटीमीटर गहरा है, पर जो कॉनिकल सेक्शन है वो बस 1.4 गहरा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब इसमें बोल रहा है एंटायर स्टैंड में जितनी भी वुड लगी उसका बता दो। तो एंटायर वुड, तो देखो एंटायर वुड जो यूज हुई है, यदि मैं उसमें डिटेलिंग करने के बाद बताऊं आपको, तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल सेक्शन। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल सेक्शन, ठीक है, 4 कॉनिकल सेक्शन है। फॉर्मूले में डाल देते हैं वैल्यू, तो क्यूबॉइडल की वैल्यू है L इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूला जरूर लिखना बेटा। -4 टाइम्स ऑफ कॉनिकल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इनमें से आपको क्या नहीं दे रखा है, सभी दे रखा है, तो चुपचाप से वैल्यू डाल दो। 10 इंटू कितनी वैल्यू, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/3 ऑफ पाई की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। डिप्रेशन की जो रेडियस है वो 1.5 और डेप्थ इज 1.4। अच्छा, सवालों में पाई की वैल्यू ना दे रखी हो ना, तो हमेशा 22/7 डालना, क्योंकि यदि उसको पाई की वैल्यू 3.14 डलवानी होती है तो आपको देता है। ये बात ध्यान रख लेना कि यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो या तो सवाल पूरा पाई में सॉल्व कर दो या फिर 22/7 रखना है, 22/7।
3.14 सिर्फ उस केस में रखना है जब आपको ये पता लगे कि इसमें 3.14 दे रखा है सवाल में। ठीक है, चलो अब इस सवाल में वैल्यू दे रखी है, सवाल पूरा तो सॉल्व हो रहा है, फटाफट से पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा 10, इधर भी 3 जगह पॉइंट हटेंगे, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 है तो 3 जीरो लगा दो, सिंप्लीफाई करना, 1 10 है तो 10 कट गया, 15 इंटू 35 कर दो, 15 5 75, 7 कैरी, 15 3 45 और 7 42। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्यूबॉइड का स्टैंड जो है ना, क्यूबॉइड शेप स्टैंड, उसका टोटल वुडन जो थी। अब उसमें से आपने छीली है, तो उसमें से कितनी कितनी छीली है इस पे देखते हैं। तो 5 की टेबल से इसको काट दो, 200 टाइम्स कटेगा। अब फिर 2 से काट दो तो ये 100 टाइम्स कटेगा, 11 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 5 से फिर ये कट जाएगा 20 टाइम्स, और फिर ये 2 से कटेगा 10 टाइम्स, और 4 काट दो 2 टाइम्स। अब इसके बाद एक और 5 होता तो मैं इस 2 से इस 10 को काट देता, अदरवाइज नहीं काटूंगा। क्यों? क्योंकि 10 से मुझे पॉइंट लगाना आसान हो जाता है। अदरवाइज यदि मैंने काट दिया तो फिर पूरी कैलकुलेशन में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मेरे लिए थोड़ा सा एक्टिक रहता है, तो मैं छोड़ देता हूं। और मैं कहाँ रुक दूंगा, यदि मुझे एक और 5 का मल्टीपल ऊपर दिख रहा होता तो फिर मैं इस 10 को काटता, क्योंकि 2 का मल्टीपल दिख रहा है। पर क्योंकि सिर्फ 2 का मल्टीपल दिख रहा है, 5 का नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं 10 को नहीं काटूंगा। अब मेरे पास क्या क्या बच गया? हाँ, इसके बाद मेरे पास अब 7 बचा है, 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम्स। फिर इस 2 से इस 2 को मत काट देना, देखो मैं भी गलती कर रहा था, आप भी कर दोगे। ये 2 ऊपर का है, ये 2 भी ऊपर का है, तो काटना नहीं है। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, एक बार लिख लो, 2 into 11 into 2 डिवाइड बाय 3 into 10। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 425 माइनस 4 11 4 44 बाय 30 है ना। 3 से इसको काट दो, अब तो पॉइंट में तो काट नहीं है, 3 से काटा तो 3 1 3, 3 4 12, 2 0 तो 6, 2 0 तो 6, 14.66, और इसको और सिंप्लीफाई करो तो 425 माइनस 1.466 डायरेक्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना, 423 पॉइंट कितना हो जाएगा, 533 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म, समझे? 15 सेंटीमीटर बटा 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर की यदि वो डेप्थ वाला आप ये बनाते हो तो इसमें 4 कॉनिकल काटने के बाद ये हो जाता है। अब आप मेरे दिमाग में कहता है सर ये वैल्यू इतनी कम क्यों आई? ये वैल्यू इसलिए कम आई है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कॉनिकल सेक्शन है वो बहुत छोटा है, 1.4 का है, पर रेडियस उसकी 0.5 है। 0.5 रेडियस बहुत छोटी होती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की आधी रेडियस वाला है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाला, तो बहुत छोटा कॉनिकल पार्ट कट के आएगा, बाकी बहुत सारा वुडन बचा ही रह जाएगा, तो इसलिए इसका वॉल्यूम इतना ही आएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको करना कैसे, तो इसमें सारी डिटेलिंग आपने कर दी है, यदि नहीं करी है तो बेसिक बातों को आप यहाँ लिख दो। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना, क्वेश्चन में डायग्राम कोशिश किया करो कि डायग्राम बने इन सवालों में, इसमें भी और इसमें भी। ये वाला डायग्राम बनाना है, बीपीटी प्रूफ करते टाइम भी डायग्राम बनाना है, ये क्वेश्चन करते टाइम भी इसका डायग्राम बनाना है, ताकि सवाल वाले को दिखे कि आपने क्या किया है। ठीक है, चलो तो ये वाला डायग्राम बना लोगे, ये सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 423.533। अब इस क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ये और है, ये उसी 34 क्वेश्चन का ऑप्शनल पार्ट है, 34 क्वेश्चन का ऑप्शनल पार्ट है, मतलब दोनों है, तो अब आप इसमें भी देख सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है, रमेश मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। मतलब एक सिलेंडर है, उसमें से उसने एक पार्ट डिप्रेशन कट आउट कर दिया है एट वन एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.4, जो कि आपको डायग्राम में भी दे रखी है, एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में तो इसको पॉइंट लगा देंगे और ये मीटर में हो जाएगी, 0.30 मीटर ये रेडियस हो गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है, रमेश मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। अब डिप्रेशन आप कहां से काटते हो, डिप्रेशन आप किसी भी उस चीज से काटते हो जो कि सॉलिड रहा हो, तो इसका मतलब ये सॉलिड है। कैसा है, ये सॉलिड शेप का है, तभी तो डिप्रेशन काटोगे। अब डिप्रेशन जब आप काटोगे तो ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट बाहर से 2πRH के बराबर होगा और अंदर से ये सिर्फ कर्व शेप वो होगा। ठीक है, इसके नीचे से भी बॉटम लगा हुआ है, तभी तो सॉलिड है। तो इस हिसाब से यदि टोटल सरफेस एरिया हम पूछें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस बर्ड बाथ का जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, तो ये जो होता है ये कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखो। एक तो आपका सिलेंडर है बाहर से 2πRH प्लस
नीचे का सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और ये जो हेमिस्फीयर है जो अंदर बनेगा ये भी तो फुटेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका आएगा हेमिस्फीयर का। टॉप तो है नहीं, ये तो है नहीं तो बर्ड कैसे ना आएगा। तो इस हिसाब से हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये सब चीजें हैं जिसमें हमारे पास आर की वैल्यू जो है हमारी कितनी है 0.3 और जो एच की वैल्यू है 1.45 मीटर। वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो फटाफट फटाफट। 2 इंटू 22/7 इंटू, अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, पाई की वैल्यू कहीं बोला है क्या कि 3.14 डालो, नहीं, तो फिर हम कितनी डालेंगे 22/7। इसके बाद रेडियस है 0.3 और एच की वैल्यू है 1.45, ठीक है, प्लस इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी कितनी है 0.3 इंटू 0.3। अब इस कैलकुलेशन के बाद बच्चा क्या करता है, बच्चा करता है सर इसमें ना ये भी सॉल्व करे वो भी सॉल्व करे, ऐसा नहीं करना होता। कई बार सवाल में जो 7 कट नहीं रहा है ना, कई बार ये आगे वाले स्टेप में कट जाता है। आप ध्यान से देखो इसमें करना क्या, देखो यहाँ पर 22/7 यहाँ भी है यहाँ भी है, पॉइंट यदि यहाँ से हम 3 हटा दें तो कितना हो जाएगा 1000, यहाँ से पॉइंट हटा दे तो नीचे भी 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है ना, तो उतना पार्ट जो हमारा कॉमन है, एक 3 तो ये रहा, ठीक है, यहाँ तो एक ही 3 है ना, ठीक है, और यहाँ एक 3 है, तो हम वो सब कॉमन ले लेंगे। तो देखो हम क्या क्या कॉमन ले लेंगे, हम एक पाई और एक आर की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, बाकी हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं 22/7 इंटू 3 बाहर ले लेते हैं। अब अंदर क्या क्या बच जाएगा वो देख लेते हैं। जब ये और ये बाहर चला गया तो 2 इंटू 1.45 और 1000 आ जाएगा, तो लिखो 2 इंटू 145 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा यहाँ, प्लस 3, एक 3 चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तो 9/100 भी अंदर रह जाएगा, 9/100 अंदर आ जाएगा। अब एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो, 22/7 इंटू 3 इंटू 145 का डबल हो जाता है 290/1000 प्लस 9/100। यदि आप ध्यान से देखो तो 10 से 10 कट जाएगा। ऐसा करने पर 22/7 इंटू 3 इंटू 29 और 9 को 100 का एलसीएम लेकर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 38, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो चुपचाप से, 38 3 और 22 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जा 6, 38 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 38 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 4 कैरी 6 3 जा 18, 22। तो अब ये बनेगा 22 इसको भी 11 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 0 1 कैरी 4 5, फिर ये हो गया 10, ये हो गया 5 और फिर ये 2, 2508 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100। आप एक बार 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 21, 4 बचा, 7 पंजे 35, 5 बचा, 7 वड़े 56, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 वड़े 56, ठीक है, और डिवाइड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3.5828 मीटर स्क्वायर। बस, तो इतना एरिया आपको पेंट करना है, या पेंट नहीं तो टोटल सरफेस एरिया जो पूछा गया बर्ड बाथ के लिए, जो टोटल सरफेस एरिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। बर्ड बाथ का जो टोटल सरफेस एरिया, अब ये पूरा बर्ड बाथ ही है, क्योंकि जब आप घर में कोई भी चीज रखते हो तो आप उसको डेकोरेटिव भी करते हो, तो यदि आप पेंट करना चाहो तो इस हिसाब से आपको टोटल निकालना है, नीचे का भी बॉटम निकालना है। कुछ क्वेश्चंस में इसमें से ये वाला पाई हटा दिया जाता है। अब कोई बार क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हो जाता है और वो समझ टीचर आपको समझा नहीं पाता जो पेपर बनाता है, तो उसको ये तो यहाँ लिखना चाहिए होलो है, नहीं लिखेगा तो हम क्या बोलेंगे कि उसने क्या बोला है सिलेंडर विदाउट हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, या तो सॉलिड सिलेंडर बोल दे तो हम ये समझ जाएं कि ये पूरा है। पर जब तक नहीं है तब तक हम अपना दिमाग यूज करते हुए ये बोलते हैं कि बॉटम भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो कलरिंग है वो भी हमें बताती है कि नीचे से बॉटम एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो यहां पर इस तरह से पूरा क्वेश्चन होगा और आपको आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो ज्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं जो सवाल आपको आए नहीं, बस आपको यह है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ये आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन है, ये भी हमें 5 नंबर देके जाएगा, तो 5 नंबर के लिए पूरी मेहनत करनी है। क्या क्या बोला गया,
A life insurance agent found the following data of distributions of ages of 100 policies holders. Calculate the median age. Median age की बात कर रहा है. If the policies are given only to person having age 18 onwards but less than 60. तो वही वाली बात है, उसने बिलो ग्रुप से बना रखा है, 5-5 के हिसाब से ग्रुप बनाया और उसने हमें से कह रहा है कि इनकी मीडियन एज बताओ कि जो पॉलिसीज 100 लोगों ने ले रखी है उसके हिसाब से क्या होगी. अब ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है, सीएफ. तो टेबल उतारेंगे कॉपी में, उसके बाद सीएफ बनाने लग जाएंगे जेड शेप से. 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100. 100 लोग हो गए. मैच कर गया. ठीक है. 100 का हाफ होता है 50, तो n/2 आपको निकालना पड़ेगा. हेयर n/2. चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं तरीके से. हेयर अच्छे से लिखना, n कैपिटल n/2 इज इक्वल्स टू 100/2. 100/2 is equals to 50. So just above CF, then 50 is कितनी है? 50 से just बड़ी 78 है, is 78. So median group is अब इसके हिसाब से मीडियन ग्रुप ये हो जाएगा 35 to 40. ठीक है. ठीक है, कितना हो जाएगा 35 to 40. तो मीडियन ग्रुप इज 35 to 40. बस इतना करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि L आपका 35 आ गया है, n/2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 50 है. CF0 जो होता है वो आपका कितना है, CF0 इस ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, तो वो है 45. तो ये हो गई आपकी 45. इसके अलावा चाहिए होता है आपको F जो कि है उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इस ग्रुप की, 33. तो 33 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और H जो है वो आपका 5, ग्रुप गैप जो होता है वो 5 है. सो मीडियन का फॉर्मूला लिखिए, L प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन F1 इंटू H. ये 0 और 1 क्या है मैं बता देता हूँ वापस से. CF0 हम किसी भी ग्रुप पे जहां एग्जिस्ट करते हैं, जो भी हमारा मॉडल क्लास होगा, मीडियन क्लास होगा, मीन क्लास होगा, उस वाले ग्रुप को हम फर्स्ट नंबर नाम देते हैं. तो उससे प्रीवियस ग्रुप के बारे में यदि कुछ भी बात होगी तो हम उसमें नॉट लगा देंगे, CF0 हो जाएगा. और यदि हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे होंगे तो उसमें 1 फ्रीक्वेंसी लगा देंगे. मॉडल क्लास में एक और ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें F1, F2 और F0 होता है. तो मॉडल क्लास वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को F1 बोला जाता है, उससे प्रीवियस वाले को F0 और उसके F2 वाले जो नीचे वाला बिलो ग्रुप होता है उसको हम F2 बोलते हैं. ठीक है. तो बस वैल्यू डालो और आपका आंसर आ जाएगा 35 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5. सॉल्व कर दो. 35 प्लस 5 इंटू 5 बाय 33. सॉल्व करने पर 35 प्लस 25/33 हो रहा है. तो ये पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी. कितना हो गया 35 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो. 25 एक 0 ले लो, 33 से डिवाइड कर दो. कितनी बार जाएगा, 7 बार लगभग. 7 या 21, 2 7 21 2 22 23. ठीक है. तो 0.7 आ गया. पॉइंट के बाद आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 आएगा. 19 एक 0 और बढ़ा लो तो लगभग 6 टाइम जाता, 5 टाइम जाएगा. 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 16. सब्ट्रैक्ट किया तो 5 8 25. ठीक है. तो 0.75. तो मीडियन जो हो जाएगी आपकी विल बी 35.75. बस ये मीडियन एज है. ठीक है. सो मीडियन एज ऑफ द गिवन डेटा ऑफ द, ये लाइनें लिख दिया करो, ऑफ द गिवन डेटा is 35.75 years. खत्म. समझ में आया? इतना कर देने पर आपको 5 नंबर कौन काट सकता है, बताओ कहां ऐसा लगा आपको जहां आपने नंबर कटवाए. यदि CF की आपने टेबल नहीं बनाई है तो आपके नंबर कटेंगे. CF नहीं बनाओगे तो वैसे भी नहीं हो सकता सवाल.
तो CF की टेबल आपको बनानी है। बनाने के बाद आपको ये करना चालू करना, सवाल कर देना, 5 नंबर मिल जाएंगे। कोई ऐसी स्टेप नहीं है। अच्छा, ये वाली चीजें लिखा करो, ठीक है, इससे मार्क्स मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, आधा नंबर मैंने आपका यहाँ बचा लिया है ना, यूनिट लिख के। तो आपको भी ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी चीजें आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि मिस हो गई तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर हमने 4 क्वेश्चन करे, 4 में से 2 क्वेश्चन में हमें ऑप्शन मिले, 2 क्वेश्चन में नहीं मिले। तो ये तो हमारी किस्मत है कि हमें कौन से चैप्टर में ऑप्शन मिल जाएगा और कौन से चैप्टर में ऑप्शन नहीं मिलेगा। मोस्टली आपको मैं बता दूं, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, इसलिए आता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जरूरी नहीं है कि जो आपको दिया जाए क्वेश्चन वो आए ही, इसलिए अक्सर बच्चों को स्टैटिस्टिक्स में ऑप्शन मिल जाता है। पर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो हमें पूरा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका कोई भी पार्ट हमारा कटे नहीं, नंबर हमारे कटे नहीं। चलो, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए AD Academy के साथ ताकि पढ़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।